साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो ये नहीं होता कि गोली दी और अगले दिन जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, बल्कि इसमें सेशन होते हैं, मुख्तलिफ थेरेपी के सेशंस होते हैं और एक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि आज अगर पेशेंट का जो लेवल है वो सीवियर है तो 3 या 4 सेशन के बाद वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, उसके बाद 3 या 4 सेशन के बाद फिर और कम होगा और इस तरह से करते करते वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये मुतअद्दिद सेशंस पर मुश्तमिल होता है। तो ये है, जबकि साइकेट्रिस्ट अगर ट्रीटमेंट करता है तो वो मेडिसिन रेफ़र करता है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देता है और उसकी बिना पर जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के हवाले से मैं बताऊँ, साइकोलॉजिस्ट अगर ये देखता है कि ट्रीटमेंट के लिए किसी किस्म की जो टैबलेट्स है या मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब साइकोलॉजिस्ट जो है वो पेशेंट को रेफ़र कर देता है साइकेट्रिस्ट के पास। लेकिन ख़ुद से मेडिसिन्स नहीं देता, ख़ुद से तजर्बात नहीं करता, पेशेंट का टाइम भी ज़ाया नहीं करता। तो ये कुछ एथिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे है ट्रीटमेंट को प्लान कैसे किया जाए, प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट। किसी भी किस्म की जो थेरेपी होती है उसमें 3 एसेंशियल फीचर होते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट होगा या क्लाइंट होगा। साइकोलॉजिस्ट पेशेंट नहीं कहते, क्लाइंट कहते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर पेशेंट को या क्लाइंट को पेशेंट कहा जाए तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं मरीज़ हूँ, मैं पेशेंट हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों को बड़ा गौर से देख रहा होता है। यह वजह है कि इसको क्लाइंट कहा जाता है। तो सबसे पहले जो वो चीज़ होगी वो क्लाइंट होगा तभी तो हम थेरेपी कर सकेंगे। और जो दूसरा है वो एक थेरेपिस्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि थेरेपिस्ट होगा वही थेरेपी करेगा, और एक ऐसा थेरेपिस्ट जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको जो क्लाइंट है वो भी लेना चाहता हो, और जो उसका ग्रुप है, मतलब उसकी फैमिली है, वो भी उस पे रज़ामंद हो जाए कि हाँ ठीक है, हम इस साइकोलॉजिस्ट से या इस थेरेपिस्ट से इलाज करवा लेंगे। सीरीज़ ऑफ कॉन्टैक्ट्स का जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट के जो इलाज में एक सेशंस होते हैं, सीरीज़ होती है, तो उन सेशंस में मुलाकात होती है, थेरेपी होती है। ऐसा नहीं है कि आज गोली दी और उसके बाद अगले दिन ठीक। तो ये सीरीज़ ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं और मुसलसल, जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रॉब्लम है वो कम होती जाती है इन कॉन्टैक्ट्स की सूरत में। ये कॉन्टैक्ट्स किसी किस्म का कोई फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि सेशंस की बात कर रहा है। ट्रीटमेंट हमने देख लिया, अब ट्रीटमेंट टीम के बारे में देखते हैं कि ट्रीटमेंट कौन-कौन कर सकता है और ट्रीटमेंट टीम में कौन-कौन शामिल होता है। ट्रीटमेंट टीम में सबसे पहले होता है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट इस वजह से होता है कि ये एक मेडिकल डॉक्टर होता है, ठीक है? एमबीबीएस डॉक्टर होता है और ये मेडिसिन्स देता है। साइकियाट्रिस्ट हो गया, उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होता, ये बात अपने ज़हन में रख लें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होता, ये थेरेपी प्रोवाइड करता है, ठीक है? और उसके अलावा कुछ उसका जो प्रिवेंशन है वो उसको गाइड करता है कि ये आपने बिहेवियर अपनाना है। उसके बाद है सोशल वर्कर। इस टीम का हिस्सा सोशल वर्कर होगा। सोशल वर्कर क्या करेगा जनाब? क्लाइंट की सोशल और फैमिली प्रॉब्लम्स के मुतालिक मालूमात इकट्ठा करेगा, क्लाइंट की फैमिली से मिलेगा, बातचीत करेगा और जो मालूमात इकट्ठी होगी वो लाकर साइकोलॉजिस्ट को देगा या साइकियाट्रिस्ट को प्रोवाइड करेगा। ये सोशल वर्कर का काम है। उसके बाद आता है हेल्पिंग स्टाफ। हेल्पिंग स्टाफ जो है साइकियाट्रिस्ट, नर्स होते हैं और जो कि पेशेंट की टेक केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं, देखभाल कर रहे होते हैं। इनका काम ये भी होता है कि अगर थेरेपी हो रही है, थेरेपी सेशन में ये पेशेंट को बताते हैं कि आपने इस तरह से बैठना है, उठना है, जैसे। तो ये सारे हेल्पिंग स्टाफ का काम है। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे, सोशल वर्कर की क्या ड्यूटी है, हेल्पिंग स्टाफ की क्या ड्यूटी है, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होता है या साइकोलॉजिस्ट, तो ये सारा। उसके अलावा इस टीम में जो शामिल होगी ट्रीटमेंट टीम में, वो फैमिली होगी या इन्फॉर्मेंट्स होंगे। फैमिली ही बताती है आके कि हमारे इस शख्स को प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल बिहेवियर अपना रहा है। या इन्फॉर्मेंट से मुराद क्लाइंट का कोई भी हसार हो सकता है, दोस्तों का हसार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं उसके, और उसके अलावा कोई और रिश्तेदार। तो ये जब तक नहीं बताएंगे कि हमारे इस शख्स में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, तब तक आप इलाज नहीं कर सकेंगे। तो ये पूरी टीम है, ठीक है? इसी तरह साइकोलॉजिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट क्यों है इस टीम में? साइकियाट्रिस्ट इस वजह से है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर साइकोलॉजिस्ट ये देखता है कि पेशेंट को
मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसको फिर साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देता है साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद है मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट किस तरह का, किस तर्ज का होगा। ट्रीटमेंट डिसीजन जो लिया जाता है वो इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की होती है उसकी बेस पे लिया जाता है कि हमने इस तरह का ट्रीटमेंट इसको देना है। तो ये ट्रीटमेंट देने के लिए दो तरह के अप्रोच, आइडियोग्राफिक, नोमोथेटिक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर किया जाता है। ये दो टर्म मैं आपको बता दूँ। आइडियोग्राफिक का मतलब ये होता है कि किसी शख्स की इनफरादी तौर पर जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है वो आइडियोग्राफिक होती है। मिसाल के तौर पे केस स्टडी के दौरान जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है वो आइडियोग्राफिक होगी, और ये इनफरादी तौर पर होगा। जब इनफरादी तौर पर होगा तो उसमें जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी क्योंकि एक शख्स पे हमारा फोकस है। नोमोथेटिक में ग्रुप पर फोकस होता है, तो ग्रुप से जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है वो नोमोथेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और इसमें क्वालिटी को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। क्वालिटी की निस्बत जो है क्वांटिटी को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, जबकि आइडियोग्राफिक में क्वालिटी को मद्देनज़र रखा जाता है, जबकि मोनोथेटिक में क्वांटिटी को मद्देनज़र रखा जाता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट के जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि ये वाला ट्रीटमेंट, तो वो थेरेपिस्ट है बताते खुद। इसकी मिसाल ऐसे दूँ कि थेरेपिस्ट जो है उसने कौन सी थेरेपी में एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई है, ये बड़ा मैटर करता है। कौन सा मोड वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, ग्रुप थेरेपी इस्तेमाल करता है या कोई और थेरेपी जिसमें उसने जो है महारत हासिल की हुई है, तो ये ट्रीटमेंट का हो गया। उसके अलावा ट्रीटमेंट पर जो अवामिल असर असर करते हैं वो एक तो ये भी है कि जो क्लाइंट से हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, जो बेस लाइन हमने बनाई है, वो बड़ा मैटर करती है, और वही हमें सजेस्ट करती है कि हमने ये थेरेप्यूटिक टेक्निक अपनानी है। उसके अलावा मेडिसिन्स भी देनी है, या सिर्फ मेडिसिन से काम चल जाएगा, या सिर्फ थेरेपी से, या इन दोनों का कम्बिनेशन देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे ये कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स की बात बता रहा है कि जो थेरेपिस्ट है वो कोई भी इनमें से थेरेपी इस्तेमाल कर सकता है। साइको एनालिटिक कर सकता है, सोशियो कल्चरल कर सकता है, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल कर सकता है, आरईबीटी कर सकता है, बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए से कर सकता है। तो ये चॉइस जो हम करेंगे, या थेरेपिस्ट जो चॉइस करेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की होगी उसकी बुनियाद पे ये करेगा कि कोग्निटिव थेरेपी करनी है। अब जिसके बिहेवियर में मसला है उसको कोग्निटिव थेरेपी तो नहीं करवा सकते। तो इसके अलावा एक तो ये हो गया, उसके अलावा जो क्लाइंट की एक्सपर्टीज़ है वो भी बड़ा मैटर करती है कि क्लाइंट ने कोग्निटिव थेरेपी में एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई है तो वो कर देगा, अगर नहीं की हुई तो वो आगे रेफ़र कर देगा, तजर्बात नहीं करेगा। हाँ, उसके अलावा ये जो ग्राफ बताया है इसमें सोशियो कल्चरल है, ह्यूमनिस्टिक है, कोग्निटिव है, बिहेवियरल, बायोलॉजिकल और साइको एनालिटिक। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे साइको थेरेपिस्ट भी होते हैं जिन्होंने इन तमाम में एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई होती है। तो कुछ ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिनको ये तमाम, या तमाम नहीं, 2 या 3 का मिक्सचर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो करवाया जाता है उनका। तो वो यही बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज़ मे बी यूज़ फॉर डिफरेंट क्लाइंट। तो अगर किसी क्लाइंट को ज़रूरत है कि 2 या 3 थेरेपी इस्तेमाल की जाए तो वो उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करके उसका इलाज करता है। तो ये था लेक्चर 4। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।